Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our another episode of Daily Newspaper Video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उन्हें इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आज है 26 मार्च, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारे लिए कौन कौन सी खास बातें हैं जिनके ऊपर हमने ध्यान देना है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। रीज़न बीइंग इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उसे लेकर हम देख रहे थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितनी बार रेजोल्यूशंस आए जिसमें सीज़ फायर की डिमांड की गई, लेकिन कभी भी वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुए, हमेशा वो वीटो आउट हो गए। और इसमें यूएसए का जो रोल था वो भी हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह यूएसए एक रेजोल्यूशन लेकर आया था रिलेटेड टू द सीज़ फायर इन द गाज़ा, लेकिन वो भी रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया था। लेकिन आज हमारे पास अपडेट ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार इमीडिएट गाज़ा सीज़ फायर का जो रेजोल्यूशन है वो वहाँ पे पास हो गया है और पहली बार ये डिमांड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने की है। अच्छा, खास बात यहाँ पे ये जानना है कि यूएसए ने क्या किया इस रेजोल्यूशन में, क्योंकि ये रेजोल्यूशन 14-0 की वोट से पास हुआ है। और जब हम ये देखते हैं तो जानते हैं कि अगर हम सारे मेंबर्स मिला लें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तो 15 में से 14 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, लेकिन यूएसए अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। यूएसए ने अब्सटेन किया। चलिए, एक डिफरेंस ज़रूर है, वीटो नहीं किया, अब्सटेन किया। तो इसकी डिटेल्स को हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा बात करेंगे डिजिटल मार्केट्स एक्ट के बारे में। देखिए, यूरोपियन यूनियन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, टेक जाइंट्स को इनके किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, किस तरह से ऑपरेशंस हो रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, कंज्यूमर राइट्स, इन सब को रिस्पेक्ट देते हुए डिजिटल मार्केट्स एक्ट लेकर आए। एंड अब हमने लास्ट वीक भी फॉलो किया था कि किस तरह एक एप्पल और स्पॉटिफाई का जो एक केस था, हमने देखा था कि किस तरह एंटी स्टीयरिंग प्रॉफिट्स की वहाँ पे और पॉलिसीज़ की बात हो रही थी। आज अपडेट ये है कि यूरोपियन यूनियन इज़ प्रोबिंग इनटू वेरियस टेक गाइड्स कि शायद वो जो डिजिटल मार्केट्स एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको उनकी वायलेशन कर रहे हैं, तो उसको लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि ईयू का ये डिजिटल मार्केट्स एक्ट है क्या, इसका बेसिक आइडिया हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कॉफ़ी की। देखिए, कॉफ़ी हमारे पास मेनली दो तरह की इसकी मेजर वैरायटीज़ हैं, एक है रोबस्टा और एक होती है अरेबिका। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी की रोबस्टा वैरायटी की। न्यूज़ ये आई है कि रोबस्टा कॉफ़ी के जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई पहुंच चुके हैं, और जिसमें एक बहुत बड़ा रोल इसकी शॉर्ट प्रोडक्शन का भी है। तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड, इवन इंक्लूडिंग इंडिया के भी अगर हम सदर्न स्टेट्स के वो एरियाज़ देखें जहाँ पे रोबस्टा लगाया जाता है, और वहाँ पे भी रोबस्टा कॉफ़ी के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो कॉफ़ी यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो कॉफ़ी प्रोडक्शन से लेकर आते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे हो, ट्रेड के बेसिस पे हो, आइडल कंडीशंस के बारे में हो। तो इस आर्टिकल को हम हमारे जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डिटेल में देखेंगे। और लास्टली बात करेंगे एल नीनो और ड्रॉट की। देखिए, एल नीनो एक जियोफिजिकल फिनोमिना है। हम जानते हैं कि किस तरह हमारे पैसिफिक ओशन की अनयूजुअल वार्मिंग होती है, जिससे कि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। और यही हुआ है। बहुत सारे एरियाज़ हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे एल नीनो की वजह से बारिश कम होती है, ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं। और अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट एरिया है वहाँ पे ये ड्राई स्पेल काफ़ी ज़्यादा था, ड्रॉट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और कुछ देर पहले ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे ये न्यूज़ में थे, और आज मलावी न्यूज़ में है। और यहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस को इंटेंसिफाई इतनी हो गई हैं कि उसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो ये कुछ आर्टिकल्स आज हम डिटेल में अनफोल्ड करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले विद द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी, तो न्यूज़ ये है कि हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया है फाइनली, विच इज़ अबाउट द सीज़ फायर। गाज़ा सीज़ फायर को लेकर एक रेजोल्यूशन पास हो गया है,
और ख़ास बात यह है कि 14-0 की वोटिंग से ये पास हुआ है, और ये 0 इसलिए है बिकॉज यूएसए हैज़ अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। अच्छा देखो, इसको लेकर काफ़ी हलचल ज़रूर हो रही है। पहली बात तो ये उठाई गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि मुस्लिम्स का होली मंथ चल रहा है, रमज़ान का टाइम है, और इस टाइम पे गाज़ा वॉर में सीज़ फायर होनी चाहिए। ये डिमांड आती है कि गाज़ा में जो लड़ाई हो रही है ये रुकनी चाहिए टू रिस्पेक्ट द मुस्लिम्स होली रमज़ान। और यहाँ पे यूएसए ने अब्सटेन किया वोट करने से। अब्सटेन क्यों किया वो भी देखेंगे, बिकॉज इससे पहले बहुत बार वीटो किया है यूएस ने। हालांकि कुछ दिन पहले यूएसए खुद अपना रेजोल्यूशन लेकर आया था, लेकिन वो रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया था। लेकिन अब जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसमें यूएसए ने वीटो नहीं किया। अब आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं ना, तो इसकी कॉम्पोजिशन कैसे है। 2 तरह के मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। आई होप यू कैन रिकॉल। हमारे पास कुछ तो होते हैं परमानेंट मेंबर्स और कुछ होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। आपको स्ट्रेंथ भी याद होगी। परमानेंट मेंबर्स आर टोटल 5 इन नंबर, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं दे आर 10 इन नंबर। तो होता क्या है, एज द नेम सजेस्ट, तो हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से? इसमें आ जाता है यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ये हैं 5 परमानेंट मेंबर्स, परमानेंट मेंबर। और इन सब के पास वीटो की पावर है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि 14-0 से रेजोल्यूशन पास हुआ, अगर चाहे ये बाकी के 10 नॉन परमानेंट, यहाँ पे रोटेशन के बेसिस पे टर्म वाइज कंट्रीज़ को मौका मिलता है नॉन परमानेंट मेंबर बनने का, लेकिन अगर एक भी परमानेंट मेंबर वीटो कर दे किसी भी रेजोल्यूशन को, तो वो रेजोल्यूशन वहीं पे ड्रॉप डेड हो जाती है, पास नहीं होती। और वही होता आ रहा था। कितनी बार यूएसए ने वीटो किया और रेजोल्यूशन वहीं ख़त्म। फिर हमने लास्ट देखा कि रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया, यूएसए का रेजोल्यूशन ख़त्म। लेकिन अब जो हमारे पास ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसमें यूएसए ने अब्सटेन किया है वोटिंग से। अब देखो, इसे लेकर इजराइल भी अपना रिएक्शन दे रहा है। इजराइल का ये कहना है कि इजराइल की प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी वॉशिंगटन की, उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी और कहा कि यूएसए का जो प्रिंसिपल्ड पोजीशन थी वो इतनी देर से, देखो जब भी हम इजराइल हमास वॉर की बात कर रहे थे, वी वर सीइंग यूएसए एज अ मेजर अलाय ऑफ इजराइल, और अब यूएसए ने वीटो नहीं किया, अब्सटेन कर दिया, वोट ही नहीं किया, अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, और ये रेजोल्यूशन पास हो गया। तो जी इजराइल अपना यूएसए के इस स्टेप को लेकर थोड़ा सा नाखुश है, और इजराइल ने ये कहा कि यूएसए अपनी प्रिंसिपल्ड पोजीशन से रिट्रीट कर गया। यूएसए की जो अब तक की जो पोजीशन थी, अपनी उस पोजीशन से यूएस रिट्रीट कर गया, एंड क्योंकि उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास होने दिया। अब देखो, इस रेजोल्यूशन की खास बात क्या है। देखिए, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि आपको ये कंडीशनल नहीं रखा गया कि अगर हमास हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा तभी ये वॉर हॉल्ट होगी। दिस कंडीशन इज नॉट ओवर हियर, ठीक है। अब इसी चीज़ को साइड करते हुए यूएसए ने भी अपनी कंसिस्टेंटली दिखाया है कि येस वी आर इन सपोर्ट फॉर द सीज फायर, बट वी आर वर्किंग ऑन द हॉस्टेज डील, कि जो एक हॉस्टेज डील है वो हो सके। लेकिन अब जो मंडे का रेजोल्यूशन आया है, इसमें यूएसए ने अब्सटेन कर दिया और ये रेजोल्यूशन पास हो गया, एंड यहाँ पे वो कंडीशन को बाइंडिंग नहीं रखा गया रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस। तो इसे देखते हुए इजराइल ने यूएस की अपनी विजिट भी कैंसिल कर दी है, ठीक है। और ये खास बात है हमारे पास। ऑफ कोर्स पहली बार ये आया है कि इजराइल और हमास वॉर में सीज फायर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से आई है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रेजोल्यूशन आया था, इसे जितने भी इलेक्टेड काउंसिल मेंबर्स हैं उन्होंने प्रेजेंट किया था, द 10 इलेक्टेड काउंसिल मेंबर्स, एंड इट वाज बैक्ड बाय रशिया एंड चाइना एंड इवन द अरब ग्रुप एट यूएन, एंड ये रेजोल्यूशन पास हो गया है। हालांकि यूएस ने वार्न किया है कि इस रेजोल्यूशन की वजह से जो नेगोशिएशंस चल रही थी हॉस्टेजेस को लेकर, बाय द यूएस, इजिप्ट एंड कतर,
वो नेगोशिएशन के ऊपर इसका अफेक्ट हो सकता है। लेकिन यस, यूएस ने वीटो नहीं किया, बिकॉज अगर यूएस वीटो कर देता तो यूएस के ऊपर भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि वो सीज फायर को लेकर क्यों अपना जो रुख है वो आगे नहीं रख रहा है, क्यों बार बार वीटो कर रहा है। तो इस बार यूएस ने वीटो नहीं किया, अब्सटेन कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं DMA के बारे में, विच इज़ बेसिकली द डिजिटल मार्केट्स एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है डिजिटल मार्केट्स एक्ट। कुछ बेसिक बातें देखिए, डिजिटल सेक्टर को लेकर यूरोपियन यूनियन ने ये एक्ट लेकर आए फॉर द डिजिटल सेक्टर, ताकि डिजिटल सेक्टर फेयर हो सके और आप इसे इसे कंटेस्टेबल बना सकें, आप इन्हें कुछ ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज कर सकें, कुछ रेगुलेशंस लेकर आ सकें। अब देखिए, एवरीबडी इज़ इनटू द डिजिटल मार्केट, एवरीबडी इज़ यूजिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो ऐसे केस में एक सेफर इंटरनेट क्रिएट किया जाए, सिटीजन्स के पास एम्पावर हो, जो कंज्यूमर है उसके पास कुछ प्रोटेक्शंस हो, एंड जिसके चलते ये एक रेगुलेशन, एक एक्ट लाया गया जिसे नाम दिया गया डिजिटल मार्केट्स एक्ट। सो द नेम इस न्यूज़ में जिस एक्ट का जिक्र किया गया है दैट इज़ डिजिटल मार्केट्स एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। पहली बात, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि इस एक्ट में कुछ सेट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें कि गेट कीपर्स को डिफाइन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट कीपर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के अंदर कुछ क्राइटेरियाज के थ्रू, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू गेट कीपर्स को डिफाइन किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। कौन होते हैं गेट कीपर? गेट कीपर बेसिकली लार्ज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सो कॉल्ड कोर प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे आर लार्ज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये किस तरह के प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं? ये आपके सर्च इंजन्स हो सकते हैं, जैसे आप गूगल करते हैं, गूगल इज़ अ सर्च इंजन। ये आपके ऐप स्टोर्स हो सकते हैं जहाँ से आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। ये आपके मैसेंजर सर्विसेज हो सकती हैं, आप कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। सो इट कुड बी अ सर्च इंजन, इट कुड बी अ ऐप स्टोर, इट कुड बी अ मैसेंजर सर्विस। बेसिकली आपको ये कुछ कोर प्लेटफॉर्म सर्विस बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? ये कोर प्लेटफॉर्म सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको गेट कीपर बोला गया है। एंड यहाँ पे इन गेट कीपर्स के लिए कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं, ठीक है। जो डूज हैं दे आर दी ऑब्लिगेशंस और जो डोंट्स हैं दे आर दी प्रोहिबिशंस। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज DMA अपने आप में एक पहला ऐसा रेगुलेटरी टूल है जिसमें गेट कीपर्स की पावर को रेगुलेट किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनीज हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा। किस तरह जो गेट कीपर्स हैं वो लोगों का डाटा यूज़ कर सकते हैं, इसी लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको यूज़र से कंसेंट लेना होगा अगर आप उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पस और फॉर एनी पर्पस, यू नीड टू टेक कंसेंट ऑफ द यूज़र। तो इसमें लोगों का डाटा को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो कोई मैसेजिंग ऐप है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो किस तरीके से अपने दे टीम अप एंड दे शेयर दे यूज़र्स, तो उसको भी यहाँ पे देखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ मेटा ओन्ड and WhatsApp user, they are able to send message directly to a completely different messaging service, Telegram। ठीक है, ये किस तरीके से आपस में मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कैसे टीम अप हो रहे हैं, कैसे दे आर शेयरिंग द यूजर्स, उसको लेकर यहाँ पे मेजर्स हैं। इट प्रेजेंट्स यूजर विद एन ऑप्शन कि अगर आपने कोई फ़ोन ख़रीदा, आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदी, उसमें पहले से ही कोई ऐप इंस्टॉल्ड है, पहले आप डिलीट नहीं कर सकते थे। अब यूज़र के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो पहले से ही जो ऐप है, अगर आपको वो नहीं चाहिए, आप उसे रिमूव कर सकते हैं। एंड इवन गेट कीपर्स या बैंड कि वो अपने ही प्रोडक्ट को, अपनी ही सर्विसेज को ऑनलाइन रिसर्च के अंदर हायर रैंक करते हैं। तो जो सर्च इंजन्स पे नहीं हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो समझ रहे हैं आप, ओवरऑल जो हमारी डिजिटल मार्केट है उसे फेयरर बनाने के लिए ये डिजिटल मार्केट्स एक्ट आता है यूरोपियन यूनियन में।
इंडिया का एक्ट नहीं है, ईयू का एक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक बड़ा एक्ट है जिससे कि टेक कंपनीज को चैलेंज किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और अभी न्यूज़ भी यही है कि गूगल का अल्फाबेट और जो मेटा प्लेटफॉर्म्स हैं इन सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने ईयू का ये जो न्यू डिजिटल मार्केट्स एक्ट है इसे ब्रीच किया हो। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो गई है। आई होप यहाँ से आपको डीएमए के बारे में एक आइडिया हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉफ़ी की, और जिस कॉफ़ी की वैरायटी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रोबस्टा। देखिए, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ ये कह रही है कि रोबस्टा कॉफ़ी के जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई हो चुके हैं। अब पहली ही बात आपको ये पता होनी चाहिए, कॉफ़ी की 2 मेन तरह की किस्में हैं। एक होती है अरेबिका और एक होती है रोबस्टा। ठीक है, एक फैक्ट याद रखो, वर्ल्ड वाइड किस वैरायटी की कंजम्पशन ज़्यादा है? सोच कर देखें, किस वैरायटी की कंजम्पशन ज़्यादा है? वर्ल्ड वाइड अरेबिका की कंजम्पशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू रोबस्टा। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सी तरीके से आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो अरेबिका कॉफ़ी होती है ना, इट इज़ स्लाइटली माइल्डर, थोड़ी सी स्मूथ होती है। अरेबिका इज स्लाइटली माइल्डर, काफ़ी थोड़ा इसका स्मूथ सा फ्लेवर होता है। इवन इट इज़ मोर फ्रूटियर, इट इज़ मोर स्वीट, तो जिसके चलते इसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। लेकिन वहीं जो रोबस्टा है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कॉफ़ी है, ये बिटर है, स्वीट कंटेंट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी कंजम्पशन जो है वो कम है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो ज़्यादा कंजम्पशन किसकी है? अरेबिका की वर्ल्ड वाइड एज कंपेयर टू रोबस्टा। आज न्यूज़ में कौन है? आज न्यूज़ में है रोबस्टा कॉफ़ी। रीज़न ये है कि भाई साउथ इंडिया में द फार्मर्स आर सेलिब्रेटिंग, क्योंकि रोबस्टा कॉफ़ी के जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई पहुंच चुके हैं। कुछ 172 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये जो रोबस्टा है ये बिक रही है। लास्ट ईयर 115 केजी के आसपास थी ये। ठीक है, अब देखो ये रेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, कॉफ़ी प्रोडक्शन, कॉफ़ी कल्टीवेशन, ये हमारी ज्योग्राफी का, हमारे जीएस पेपर 3 का, एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। कुछ हल्की सी बातें मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, कुछ एक आइडिया आपको मैं देना चाहूँगी। इंडिया के अंदर कॉफ़ी की कल्टीवेशन की शुरुआत होती है बाय सेंट बाबा बुडान, एंड इसीलिए बाबा बुडान हिल्स दे आर फेमस फॉर कॉफ़ी कल्टीवेशन। बाबा बुडान हिल्स, आप इसको अपने एटलस में मार्क कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाबा बुडान हिल कौन सी स्टेट में है। ठीक है, एंड वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। 18th सेंचुरी में कॉफ़ी की कमर्शियल प्लांटेशंस होती हैं। अगर आप देखें इंडिया कितनी प्रोडक्शन करता है कॉफ़ी की, सो इंडिया इज़ अमंग टॉप 10 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। हम कुछ 3% ग्लोबल आउटपुट देते हैं और हम टॉप 10 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से हैं। ठीक है जी, तो इवन अरेबिका और रोबस्टा दोनों ही इंडिया में लगाई जाती हैं। अच्छा, एक फैक्ट ज़रूर याद रखना, जब हम इंडिया में प्रोडक्शन की बात करते हैं ना कि हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, तो याद रखना हमारा रोबस्टा की प्रोडक्शन, रोबस्टा की कल्टीवेशन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अरेबिका। अब देखो, फंस मत जाना, यहाँ पे मैंने बात की थी इससे पहले कंजम्पशन की, हम ज़्यादा कौन सी कॉफ़ी पी रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड हर कोई तो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पीता, लेकिन कॉफ़ी तो मोस्टली लोग पी लेते हैं। तो इसीलिए जो ज़्यादा कॉफ़ी जो इस्तेमाल होती है दैट इज़ अरेबिका, क्योंकि अरेबिका थोड़ी सी स्वीट है, थोड़ी सी माइल्ड है, और रोबस्टा कंपैरेटिवली बिटर है। तो उसे जो बिल्कुल जो है ना हार्श जो है बोल्डर कॉफ़ी पीना चाहते हैं वो लोग पीते हैं। तो कंजम्पशन किसकी ज़्यादा है? अरेबिका की एज़ कम्पेयर टू रोबस्टा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इंडिया में कौन सी वैरायटी लगती है कॉफ़ी की, आपका आंसर होना चाहिए दोनों लगती हैं, रोबस्टा भी लगती है और अरेबिका भी लगती है। कौन सी ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है? तो रोबस्टा ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है एज़ कम्पेयर टू अरेबिका। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है,
अब जब हम देखते हैं कि कॉफ़ी को किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, इसे बहुत ही यूनिक पोजीशन चाहिए। एक ऐसा एरिया हो जहाँ पे शेड हो, और कॉफ़ी को हमेशा एलिवेशंस के ऊपर लगाया जाता है। कॉफ़ी इज़ ग्रोन ऑन एलिवेशन। ये एक तरह का ट्रॉपिकल प्लांट है, ठीक है। इसको कुछ आप ट्रॉपिकल से लेकर सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट तक लगा सकते हैं। हाई टेम्परेचर कितना, 16 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मिल जाए, एंड 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल मिल जाए। हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जहाँ पे इसे लगाया जाए वो एरिया वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड स्लोप्स होनी चाहिए। इसीलिए बच्चे इसे एलिवेशंस पे लगाया जाता है कि जब बारिश यहाँ पे होगी, पानी जब यहाँ पे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। इनकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए वेल ड्रेन्ड स्लोप्स आर वेरी एसेंशियल फॉर कॉफ़ी। तो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर देखा जाए, अगर इसको लो टेम्परेचर में या फ्रॉस्टी एरिया में रख दें, ड्राई वेदर में रख दें, यहाँ पे बहुत ही हार्श सनशाइन हो, तो ऐसी कंडीशंस कॉफ़ी के लिए नेगेटिव होती हैं। तो हाई टेम्परेचर भी हो, बारिश भी हो, ट्रॉपिकल कंडीशंस हो, ह्यूमिडिटी हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्लोप्स हों, वेल ड्रेन्ड स्लोप्स हों, दैट इज़ दी बेस्ट कंडीशन। सॉइल की अगर हम बात करें, सो इट ग्रोज वेरी वेल इन द लेटराइट सॉइल। अब देखो, लेटराइट सॉइल जब आप इंडिविजुअली ज्योग्राफी में पढ़ते हो, आप जानते हो कि जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाली कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे सॉइल लीच आउट कर जाती है, वहाँ पे लेटराइट सॉइल बनती है। और हमें भी क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। तो लेटराइट, स्पेशली आपका जो कर्नाटका की हिल्स हैं, वहाँ पे बारिश होती है, टेम्परेचर भी हाई है, वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉफ़ी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। सो दैट्स अबाउट कॉफ़ी दैट यू नीड टू नो। लास्टली बात करते हैं एल नीनो के बारे में। देखिए, एल नीनो को लेकर आज हमारे पास न्यूज़ ये है कि येस, इट वाज अ सिग्निफिकेंट ईयर इन टर्म्स ऑफ एल नीनो कंडीशंस। हम जानते हैं कि एल नीनो में हमारा जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है उसकी अनयूजुअल वार्मिंग होती है, अनयूजुअली वार्म कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। एंड आज न्यूज़ ये आई है कि इसकी वजह से सदर्न अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है मलावी। कौन सा नाम है, क्या है नाम कंट्री का, मलावी। इस मलावी को डिक्लेयर कर दिया गया है दैट इट इज़ अंडर द स्टेट ऑफ डिज़ास्टर। इट इज़ अंडर द स्टेट ऑफ डिज़ास्टर क्योंकि 28 में से 23 स्टेट्स ऐसी हैं मलावी में विच आर फेसिंग ड्रॉट, ठीक है। सो यहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इससे पहले ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे ये यहाँ पे न्यूज़ में थे। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो ड्राई स्पेल है वो सदर्न अफ्रीका फेस कर रहा है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू।